हेलो स्टूडेंट्स, जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। जैसा कि आपको ध्यान है, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 118 में सेंटर ऑफ मास टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके बेसिक्स अपन ने सीखे थे। और उन बेसिक्स में कुछ बातें अपन और डिस्कस कर ले पहले। जैसे आप जानते हो, एक वस्तु जो होती है, हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो रोटेशन मोशन, जो अगला टॉपिक आपका है बहुत शानदार टॉपिक, उसमें आने वाली हैं बेसिक बातें जो कुछ यहाँ पे शुरू में अपने काम आती हैं। बाकी इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या है? एक तो है दृढ़ वस्तु, दृढ़ पिंड। क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसमें कितने भी परिमाण का बल आरोपित कर दो, जिससे कि उसके दो एटम के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं होता है, उसको अपन कहते हैं दृढ़ पिंड। फिर बता दो, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। सामान्य मान लो एक वस्तु है, जैसे इस पर आप हल्का सा फोर्स अप्लाई करते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, परंतु बहुत बड़े परिमाण की अपन इसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ये दृढ़ पिंड नहीं है। मेटेलिक बॉडी होती है, उस पर और अधिक बल अपन लगाते हैं तो फिर इसमें डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, परंतु बहुत अधिक बल लगाने पर उनमें भी हो जाता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आइडियली, आदर्श रूप में प्रकृति में कोई वस्तु दृढ़ नहीं होती है, परंतु जो कांच है या क्वार्ट्ज वगैरह होते हैं उनको अपन लगभग क्या मान लेते हैं? दृढ़ पिंड मान लेते हैं। ठीक है। अब इन वस्तुओं पे जब बल आरोपित करते हैं, बल आरोपित करने पे वो गति शो करती हैं। गति किस प्रकार से होती हैं उसके बारे में बात करें तो गति मेनली 3 टाइप से होती हैं। एक तो होती है आपकी ट्रांसलेटरी मोशन, यानी स्थानांतरीय गति, जिसमें वस्तु सिर्फ चलती है, घूमती नहीं है। दूसरी होती है बेटे जी रोटेशन, यानी घूर्णन गति, जिसमें जो आपने देखा होगा एक लोहार जो होता है उसके पास एक साइकिल के पहिए पे एक रस्सी से बांधी होती है, फिर उसको घुमाता है, वहाँ उस पहिए गति किस प्रकार की, वो प्योर रोटेशन है। यानी मान लो ये छड़ है, इसको मैं यहाँ से कर दूँ फिक्स, फिर इसको ऐसे घुमाता हूँ, इसकी गति अब कैसी प्योर रोटेशन है, ये शुद्ध घूर्णन है। साइकिल का जो पहिया होता है उसमें जो रोटेशन है वो कैसा होता है, वहाँ एक गतिशील जो एक्सिस है उसके अबाउट वस्तु ऐसे घूमती है, एक्स चल भी रही है, वस्तु घूम भी रही है। यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन भी है और कौन सी रोटेशन भी है, यहाँ स्थानांतरण भी है और कौन सा आपका घूर्णन भी है। इन दोनों का सम है, इसको अपन कहते हैं लौटनी गति। बात क्लियर? मोशन हो गई, ये सारी मोशन वापस आप वहाँ रोटेशन पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद मैं वापस में आता हूँ, जो अपन निकल पड़ा था उसका जो पीछे वाला पोर्शन उसको अपन रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। वहाँ आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास होता क्या है। याद करो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पर हमने कहा था कि उस वस्तु के ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए उसके सारे मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं। यानी 2 कणों या 2 से अधिक कणों का या एक वस्तु का या कोई निकाय है उसका ऐसा बिंदु जहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, उस बिंदु को हम द्रव्यमान के अंदर कहते हैं। फिर अपन ने डिस्कस किया था 2 या अधिक कणों के सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश RCM, उसका फॉर्मूला था बेटा जी m1r1 + m2r2 सो ऑन अपॉन m1 + m2 सो ऑन आगे। उसको फिर अपन 2 पार्टिकल के लिए पढ़ा था, m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2। m1 क्या था? पहले पार्टिकल मास। m2 कौन सा? दूसरे पार्टिकल मास। r1 बेटा क्या था? पहले का पोजीशन वेक्टर। r2 दूसरे का पोजीशन वेक्टर। ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। फिर अपन ने और वहाँ पे कई बातें की थी। मैंने कहा था कि अगर 2 पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को हम मूल बिंदु भी मान लें तब RCM 0 हो चुका था। फिर हमने पढ़ा था m1r1 + m2r2 = 0। m × r क्या था? द्रव्यमान आघूर्ण। याद करो, मैंने कहा था 2 कणों का सेंटर ऑफ मास अगर मूल बिंदु पे है तो उस सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की परिधि है सारे कणों का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग कितना? 0 होता है। ये बात याद है? वहां आपने कहा था ना m2r2 = -m1r1 सदिश रूप में, मोड के रूप में अपन लिखा था m2r2 = mr m1r1। वहां पे फिर अपन डिस्कस किया था इस बारे में कि r1:r2 था, m2:r1, m2:m1। ये m1 मास से m2 मास से डिस्टेंस पूरी r थी। याद करो, सेंटर मास कहीं उनके बीच में कहीं होता है। अब वो सेंटर मास m1 से कितना दूर है? याद करो, m2 अपॉन टोटल मास इंटू r। m2 से कितना दूर है? r2 डिस्टेंस क्या थी? वो थी m1 अपॉन टोटल मास इंटू r। इससे अपन इक्वेशंस किए थे, एग्जाम्पल आपने कुछ डिस्कस किए थे। अब इसका जो आगे वाला पोर्शन बेटा जी है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें मेनली अपन बात करेंगे अभी। और वो बात इसकी है फिर हाउ टू
सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस पे आप लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि एक सममित वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को उसके द्रव्यमान केंद्र पर मान सकते हैं और उस वस्तु को कण जैसा मान सकते हैं। सममित वस्तु को कण जैसा मानने के पश्चात उसको एक कण से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मान लो कोई स्फीयर है तो उसके सेंटर पे उसका टोटल मास मान लो, स्फीयर हटा दो, कण मान लो। एक वो छड़ है, उसके टोटल मास को उसके सेंटर मान लो, छड़ को हटा दो, पार्टिकल एज्यूम कर लो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न में जितने भी कण और वस्तुएं दी जाएं उन सब के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जितने कण हैं, वस्तुएं हैं, उन सब के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ये दूसरा। तीसरा है सूत्र का उपयोग करके आपको आरसीएम फाइंड करना है। आरसीएम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, m/r/c सब जानते हैं। तो 3 स्टेप में हैं और इन्हीं पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो करने। क्वेश्चन कैसा भी हो, 3 पार्टिकल का हो, 4 का हो, 5 का हो, जो भी हो। तो मैं यहां पर अब एग्जाम्पल लेता हूं। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे ये कोई एक वाल दीवार है, इस दीवार के सहारे ये मान लो इसका फर्श है, इस दीवार के सहारे हमने एक छड़ रखी बेटा। ये अपन बेटर अपना ये रहेगा कि मॉड्यूल जो है बेटा जी उसमें अपन आ जाते हैं और उस मॉड्यूल का एक क्वेश्चन जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल में पेज नंबर 2.24 और शॉर्ट एग्जाम्पल है 6th, छठा एग्जाम्पल वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है चित्र में प्रदर्शित इंटू के द्रव्यमान केंद्र के अक्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको ओनली अक्ष कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। तो पहली छड़ आपको दे रखी है, ये छड़ है और इस छड़ के बारे में ध्यान देना, इसका मास है स्मॉल m, इसकी लंबाई कितनी l है। मैंने कहा पहला पॉइंट क्या था, एक सिमेट्रिकल बॉडी के टोटल मास को उसके ज्यामितीय केंद्र पर मान सकते हो। मैं इसको अब इसका सॉल्यूशन का डायग्राम एक और बना रहा हूं। तो इस पूरे का सेंटर मास का है अकेले छड़ का, ये इसके ज्यामितीय केंद्र पर है और इसको मैं नंबरिंग करना हूं 1। तो फर्स्ट वाले का बेटा जी मास जो था वो 1 वाले का मास यहां पर कितना कैपिटल M है और इसकी डिस्टेंस अगर पूरी छड़ की लंबाई L है तो ये डिस्टेंस कितनी है, आधी L/2 है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी L/2 हो गई। अब ये फर्स्ट पार्टिकल है 1। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए फॉर फर्स्ट पार्टिकल m1 इज इक्वल टू m और इसका r1 जो है और आपको एक्सियम निकालना, तो x1 बेटा कितना हो गया L/2। बस इतना काम आपको करते जाना है। अब यहां फिर अब एक बात ध्यान देनी है और बात ये है L/2 पर है। बात ये है बेटा जी कि ये 2 छड़ें हैं, ठीक है। मान लो ये वाल थी, ये छड़ें ऐसी हैं। अभी दोनों का देखो मास इक्वल है, लेंथ भी L और L है, तो इसका भी देखो यहाँ डिस्टेंस L/2, ये भी L/2 डिस्टेंस, x तो L/2 हुआ ना। अब मान लीजिए मैं इस ऊपर वाली छड़ है उसको यहाँ से आगे खिसकाता हूँ ऐसे, जितना इस वाल से इसको मैं खिसकाऊंगा, देखो अभी ये इसका सेंटर मास, यहाँ सेंटर मास है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया, ध्यान दो, इसको यहाँ ले गया, जितना मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ ना उतना सेंटर मास आगे जा रहा है। यानी रोड, अभी यहाँ रोड, ये ऊपर रोड रखी थी, इस रोड को मान लो मैं यहाँ से आगे शिफ्ट कर दूँ इतना, यदि मैं इसको L/2 आगे शिफ्ट कर दूं, ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक L/2 है, तो इसका सेंट्रो मास पूरी का कितना L डिस्टेंस था, तो सेंट्रो मास ये L/2 प्लस, तो मैंने कहा था कि जितना इसको देखो ये इसकी नंबरिंग में 2 कर रहा हूँ, तो इसका सेंट्रो मास तो यहाँ है, ये सेकंड बॉडी मान लो। अब इसको जितना डिस्प्लेस किया तो उतना उसके L/2 में ऐड कर दो, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बेटा जी आप कितनी लेंगे, L/2 प्लस L/2, यानी कितनी L हो चुकी है। तो फॉर सेकेंड पार्टिकल M2 इज इक्वल टू M
और x2 इज इक्वल टू L/2 प्लस L/2 यानी L। अच्छा, थर्ड दे रखा है वो है L/4 डिस्टेंस पे है। अब जो थर्ड रखी है ना उसको देखो यानी इस पे मैं यहां रखता हूं थर्ड को भी, तो थर्ड का भी मास तो m3 हो जाएगा m, और उसका x3 कितना हो जाएगा l हो जाएगा। परंतु देखो इस थर्ड वाले को अब यहां से डिस्प्लेस किया गया है, और डिस्प्लेस भी कितना गया कर रखा है वो देखो आप, इसको मैंने यहां से डिस्प्लेस कर रखा है L/4, तो इसका जहां सेंटर मास था उसमें आप L/4 और ऐड कर दो। तो देखो अब इसका सेंटर मास कहीं यहां होगा, वो सेंटर मास कहां होगा उसको चेक कर लो। ये थर्ड पार्टिकल होगा, तो थर्ड पार्टिकल में डिस्टेंस अपन उसमें ऐड और कर दें, तो यहाँ ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो L तो पहले थी प्लस कितना L/4, तो ये हो गया 5L/4। ये लो अपना काम स्टार्ट। यहाँ M3 बराबर कितना बेटा जी M, कैपिटल M मास है, और इसका x3 मेरे पास कितना हो गया 5/4L। चलेगा। नेक्स्ट रोड रखी है उसको रखा है फिर आगे L/6 डिस्टेंस पर, यहां से L/6 डिस्टेंस पे और रोड रख दी, यहां से डिस्टेंस L/6 है बेटा जी। तो डिस्टेंस टोटल पहले वाले थी उसमें आप L/6 और ऐड कर दो। इसका यहां कोई सेंटर मास होगा उसको आप यहां निकालोगे तो पार्टिकल फोर्थ हो गया, उसकी डिस्टेंस जो थी पहले उस पहले वाली डिस्टेंस पे आपको ओनली L/6 ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 5/4 प्लस कितना 1/6 इंटू L, और इसको आप जब जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना लेता हूं मैं 12 है। देखो इसका एलसीएम आ चुका है 12। एलसीएम की 12 आने पर यहां हो चुका है बेटे जी कितना 3, 5 3 15, 15 प्लस ये 6 दूनी 12, ये 2, तो ये हो चुका आपका कितना 17/12L। तो फिर फोर्थ पार्टिकल के लिए M4 का मान कितना कैपिटल M, और इसका X4 ये हो चुका है बेटे जी 17/12L। क्लियर। अब कोई काम ज़्यादा बचा नहीं रहा, सब कर लिए हैं हम लोगों ने। तो XCM आपको फाइंड करना है, तो M1X1 प्लस M2X2 प्लस कितना M4X4 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना 4M। सोल्व कर लें, बाकी सब सोल्व कर रखा है, तो ये आप खुद कर लेंगे इसको सॉल्व। सही है ना, इतना काम आप कर लें। उसके बाद देखो एक मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। होमवर्क क्या, एक बार इसको आप खुद से करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, फिर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद करें, पहले टाइम ले लो, 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन पोज कर लें और स्टॉप कर लें और खुद से करें। इसमें एग्जाम्पल कौन सा बेटे जी, एग्जाम्पल 5 खुद कर लें आप। तो कुछ एग्जाम्पल अपन सेंटर मास के और कर लेते हैं, जिसमें अभी मैं पोर्शन ले रहा हूं सेंटर मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स, एक समान छड़ों के कारण द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। जैसे फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, एक समान छड़, एक समान छड़ का सेंटर मास तो उसके ज्यामितीय केंद्र पे होगा। जैसे ये एक समान छड़ है, एक समान छड़ का मतलब है इसकी संपूर्ण लंबाई में समान रूप से द्रव्यमान का वितरण हुआ है, इसलिए इसका सेंटर मास इस बिंदु पर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। यदि इस बिंदु को मान ले अपन ओरिजिन और ये मान लो एक्स एक्सिस, छड़ की लंबाई पूरी कितनी मान लो कैपिटल L, तो ओरिजिन से सेंटर मास कितना दूर है यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा जी L/2। दूसरा ये हमको याद रखना ही चाहिए, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लो मैंने 2 छड़ें ले ली,
दोनों समान लंबाई के छड़े हैं, एक समान पदार्थ की बनी हुई है, एक समान इनका द्रव्यमान वितरण है। ये दो छड़े हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसका मास m है, लेंथ l है। इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसका मास है m, लंबाई l है। ये मान लो इनका कॉमन पॉइंट, या इसको मैं कह रहा हूं ओरिजिन, ये मूल बिंदु है। आपसे पूछा जा रहा है, और मान लो मैं इसमें ये और आपको दे दूं कि ये परस्पर थीटा कोण बना रही हैं, और अब आपसे पूछे कि मूल बिंदु से सेंट्रोमास की दूरी कितनी है। हम क्या जानते हैं? तो जानते हैं, पहले उतना काम कर लें। तो जानते हैं उतना काम पहले हम कर लें। तो देखो, इस रोड को जितने भी पार्ट होते हैं उनकी नंबरिंग हम कर लिया करते हैं। तो जैसे मान लो इसको मैं कह दूं 1, इसका सेंट्रोमास यहाँ पे है, इसका मास कैपिटल M हो गया, डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक कितनी L/2 हो गई। दूसरा मान लो ये है, इसको मैं 2 कर दूं, इसका सेंट्रोमास बेटा जी यहाँ पर है, और इस अब देखो ये मास है ना, सेंट्रोमास का कॉन्सेप्ट ये था कि उस बिंदु पे इसके सारे द्रव्यमान को अपन केंद्रित एज्यूम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस द्रव्यमान को भी अपन यहाँ पर इस बिंदु पर इस कैपिटल M को एज्यूम कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस ये कितनी है, ये भी L/2 हो गई। बात सही है। अब याद करो, कल अपन ने एक बात पढ़ी थी, और कौन सी बात थी याद करो आप। बात ये थी कि अगर दो पार्टिकल समान द्रव्यमान के हैं, परस्पर d दूरी पर रखे गए हैं, तो इस दो कणों से बने निकाय का सेंट्रोमास ठीक मध्य में होता है, जस्ट मिडल में होता है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे इन छड़ों को हटा दूं तो सिर्फ मैं मान सकता हूं कि दो हमारे पास पार्टिकल हैं, ये मास m और m। अब आप ये मान लो कि m और m परस्पर किसी दूरी पर हैं। यहां पे m है, ये m है। जब ये किसी दूरी पे है तो इनका सेंट्रोमास कहां पे है? इस दूरी का ठीक मध्य बिंदु, इस दूरी का ठीक मिडिल पॉइंट होगा। अगर ठीक मिडिल पॉइंट होगा तो अब इस पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास, देखो ये जो पॉइंट है वो पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास है। तो सेंट्रोमास अब मूल बिंदु से कितना दूर है? ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। ये डिस्टेंस जो है ना, यही आपका आंसर है। ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर ये m और m समान द्रव्यमान के हैं, ये पॉइंट इनके ठीक मध्य का है, यदि पूरा कोण यहाँ पे थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा? आधा थीटा बटा 2। बेसिकली आप इसको ऐसे कर सकते हो, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी ऐसे कर सकते हो। अब सुनो, ये लंबाई, जैसे इसको चलो अलग से मैं ले लेता हूं इसी क्वेश्चन के लिए। ये मान लो O मूल बिंदु था, यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट जैसे अपने पास छड़ के लिए ये पॉइंट था बेटा जी, इसको अपन ने मिलाया था, ये था सेंट्रोमास। और जैसे ये कोण हमने क्या दिखाया आपको? θ/2। ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक की हमने क्या लिखी हुई है? L/2। आप लोगों ने वेक्टर में कंपोनेंट करने सीखे थे, तो देखो इस L/2 का मुझे तो डिस्टेंस ये निकालनी है ना। तो देखो ये बन गया एक हमारे पास समकोण त्रिभुज। चाहो तो समकोण त्रिभुज में देखो आप, इस समकोण त्रिभुज थीटा है, इसके सामने भुजा ये तो है लंब, ये इसका आधार, ये कर्ण, हमें कर्ण मालूम है। तो कर्ण बटा आधार बोलो क्या होता है? कर्ण मतलब L/2 बटा आधार, इसको मैं d नाम दे रहा हूं, ये d बराबर कर्ण बटा आधार होता है क्या? कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे क्या, इनके बीच कोण कितना? θ/2, ये θ/2। अगर आप घटक करना नहीं आता है तो आप ऐसे करें, और अगर आता है तो कोई इश्यू नहीं है। इसको सोल्व करने पे अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटे जी, सॉरी हमने इसको उल्टा लिखा ना, आधार बटे कर्ण d/L/2, ये हमारे पास cos θ/2, और इससे अपन d निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया L/2 इंटू cos θ/2। ये आपका राइट आंसर है। कर सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को आगे आपको और उपयोग में लेना। जैसे मान लो क्वेश्चन में लेता हूं C, आपको ऐसे दो छड़े दे दी, इसका मास m, लंबाई l, इसका भी मास
m लंबाई l, और आपसे यहाँ एंगल जो है वो साफ वैसे ही दिखाई दे रहा है, वो कितना 90 डिग्री का है। चाहो तो याद हो तो आप इससे भी कर सकते हो, और नहीं हो तो आप वापिस इसको नए तरीके से कर सकते हो। जैसे इसको सॉल्व करना हो तो दोनों छड़ा आपको दिख रही हैं, इसका सेंट्रो मास, अब दो ही तो पार्ट है ना, इसको नंबरिंग 1 कर दो, इसको 2 कर दो बेटा। इसको 1 है तो इसका सेंट्रो मास यहाँ पे, आप इस पॉइंट पे इसका m मान सकते हो, और ये दूरी कितनी हो गई पूरी l होने पे l/2। सिमिलरली इसका सेंट्रो मास आप यहाँ मान सकते हो, इसका मास कितना है कैपिटल M, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई l/2। अब कुछ नहीं, अब सब भूल जाओ और बस इतना मानो यहां पर अब कि यहां पर और यहां पर दो पार्टिकल रखे हुए हैं m और m मास के, जो कि परस्पर इस दूरी पे हैं। इस पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास यहां है, ये पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। अब ये दूरी आपको फाइंड करनी है d, तो फिर क्या कर सकते हो, ये कोण पूरा था 90 डिग्री, ये कोण कितना रहा बताओ 45 डिग्री, ये l/2 है, तो जानते हो कोण की तरफ घटक कोस होता है, तो l/2 कोस 45, जो d है ना वो, ये d हमारे पास कितना है l/2 कोस 45 डिग्री, और कोस 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2, यानी आपका आंसर हो गया l/2√2। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। डी, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जैसे 3 छड़ों से बना निकाय दे दिया, क्वेश्चन में लिखा है 3 छड़े हैं, 3 एक समान छड़े हैं, इनको इस प्रकार से अरेंज किया गया है, तो निकाय का मान लो ये पॉइंट O है, इस O से सेंट्रो मास की दूरी कितनी है, या सेंट्रो मास कहां पर, वो आपसे पूछ सकते हैं। वापिस देखो 3 छड़े हैं तो नंबरिंग कर दो, नंबरिंग में डरना नहीं कि कैसे अपन करें शुरुआत, जो मन करता है उसकी नंबरिंग आप 1 से स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो मैं इसको 1 करता हूं, इसको मैं यहाँ पे 2 कहता हूं, इसको 3 कहता हूं, तो 1 का सेंट्रो मास यहाँ पर, मास आप m यहाँ मान लो, ये लंबाई कितनी l/2 हो गई, यहाँ इस दूसरे का यहाँ मास मान लो कैपिटल M, तीसरे का मास कितना है ये कैपिटल M, सही है। अच्छा एक काम और कर सकते हो कि ये m और m, ध्यान दो आप, ये m और m यानी 1 और 3 की बात करता हूं, ओनली 1 और 3 दो छड़े होते, तो m और m दो छड़ों के कारण है, तो इसका सेंट्रो मास ठीक भी दोनों समान द्रव्यमान के हैं, तो इसलिए 1 और 3 दो छड़ों का सेंट्रो मास, यानी इन दोनों का सेंट्रो मास तो यहां हो गया, और अगर ये इसमें दो छड़ों का सेंट्रो मास है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप इस बिंदु पर इन दोनों के टोटल मास को, यानी आप यहां पर इस बिंदु पर आप 2m मास एज्यूम कर सकते हो। यहां पर मास कितना हो सकता है 2m, और यहां कितना है m, बस अब m और 2m का एक सिस्टम रह गया। देखो m और 2m, डिस्टेंस पूरी कितनी l, ये l/2, ये पूरी कितनी देखो l, ये पूरी l/2, ये भी l/2 है, तो आप ऐसे मान लो कि l/2 डिस्टेंस पर m और 2m दो पार्टिकल रखे हुए हैं, आराम से कर सकते हो। अब इनका सेंट्रो मास दोनों का है कहां पर, ये 2m ये m, तो इस भारी वाले के पास यहां इसका सेंट्रो मास होगा। जब ये इसका सेंट्रो मास है तो देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो मुझे अगर ये डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इसको मैं r1 मान लूं। मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर दो कणों के सिस्टम में आपको सेंटर मास की दूरी निकालनी है, तो इसमें m, इस मान लो यहां से दूरी निकालनी है तो वो वाला मास, तो मान लो r1 ज्ञात करना हो तो मास कितना दो 2m अपॉन टोटल मास 2m प्लस m कितना 3m इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी l/2। ऐसे अपने को काम करना है। यहाँ m से m उड़ा दूं, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना l/3। अगर r2 निकालना होता तो मुझे डिस्टेंस यहाँ से निकालनी होती, तो यहाँ से निकालनी होती, तो मास कितना सामने है कैपिटल M अपॉन कितना 3m इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा जी l/2, यहाँ m से m कैंसिल हो गया, ये है l/6। आंसर आ गए। तो इस तरह से आपको इसमें आंसर ज्ञात करने हैं, कर लेंगे। अच्छा जी, ई
मान लो क्वेश्चन आपका इस तरह से दे दिया जाए कि मान लो कोई ट्रायंगल के रूप में 3 छड़े हैं, उनको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में अपन ने अरेंज कर दिया, तब कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन को एक बार जैसे ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, 3 मान लो, सभी हैं कैसे m मास l लेंथ के। एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना। आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर लें, मैं इतने में इसको मिटाता हूं, आप इसको नोट कर लें। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने कहा था नंबरिंग आप जैसे चाहो वैसे कर सकते थे। तो मैंने कहा इसको 1 2 3 मास m हो गए। अब जैसे एक तो मैंने तरीका बताया था कुछ देर पहले कि 2 मास इक्वल हो तो उनका सेंटर मास कहाँ पे? ठीक मिडिल में होता है। तो मैं इसको 2 तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें आप, ये m और m मास है ना, तो दोनों को देखो आप, इनका सेंटर मास इस m का और इस m का तो यहाँ होगा, और आप इस बिंदु पे 2m मास एज्यूम कर सकते हो, बाकी सबको भूल जाओ। अब फिर वापस देखो, ये 2m और m का ये सिस्टम बन गया। अब अगर हमको ये डिस्टेंस मालूम हो जाए ना, ये डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये डिस्टेंस कैसे आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य सी बात नहीं है। अब देखो इसके लिए, अब ये डिस्टेंस कैसे आए, ये अगर ज्ञात कर लें तो हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ध्यान दो आप, मैंने कहा था ये m जो मैंने माना है वो इस लंबाई पूरी का लेंथ l था, तो मैं इसको मीडियम माना हूं। तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो आप, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है l/2। अब इस l/2 के अपन कंपोनेंट करते हैं। जैसे इस l/2 का ये तो कोस कंपोनेंट, ये डिस्टेंस हो गई, और एक इसका हम करते हैं कौन सा, साइन कंपोनेंट। वो डिस्टेंस आप देखो तो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हो गई, ये और ये आपस में बराबर हैं। तो ये डिस्टेंस वैसे है कितनी, ये डिस्टेंस ये वाली, ये बेटा जी है l/2 साइन 60, यानी l/2 इंटू साइन 60 होता है √3/2, मतलब √3/4 इंटू l। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस पता लग गई। डिस्टेंस कितनी है, ये है √3l/4। अब जो सेंट्रोमास है, देखो अब सेंट्रोमास अगर आप देखो तो सेंट्रोमास कहाँ पे, मान लो इस सिस्टम बन गया ना, 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया, डिस्टेंस उनके बीच की मालूम है। तो अब सेंट्रोमास किस तरफ है, ये मास हैवी है, ये कैसा है, लाइट। सेंट्रोमास कहीं यहाँ होगा, पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास ये है। अब डिस्टेंस अगर मुझे यहाँ से निकालनी हो कि मान लो O पॉइंट कह दूं मैं, तो डिस्टेंस आप ये अब फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस और भी फाइंड कर सकते हो, मैं ये निकाल लेता हूं पहले ना। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, मुझे इससे दूर निकालनी है, मैं इसको r1 मानता हूं। तो m से सेंट्रोमास की दूरी ये हम ज्ञात करें, किससे, m से। इसे याद करना हो तो मास पहले ये बेटा 2m अपॉन टोटल मास कितना 3m इंटू दोनों के बीच की दूरी √3l/4। m से m कैंसिल, 2 से उड़ा दो इसको, ये लो साहब, तो √3l/6। और कोई आंसर बनाना हो तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से इसको डिवाइड कर दो। √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, इसको उड़ाओ कितना 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे है l/2√3। चलेगा। अब यदि क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि O से दूरी मान लो, यहां से पूछी, इसको मैं ओडेस मान लेता हूं, यहां से डिस्टेंस मैंने पूछ ली, तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये सेंट्रोमास देखो आप, ये सेंट्रोमास यहाँ पे है, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है l/2। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है बेटा जी l/2√3। आपको डिस्टेंस ये चाहिए, ये डिस्टेंस मान लो इसको मैं d' कह देता हूं। आप पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हुए इसका मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इसका मान कितना हो जाएगा d' का, ये है l/2 का स्क्वायर यानी l²/4 प्लस इसका स्क्वायर कितना l²/4 इंटू 3 12, l² अपॉन कितना 12 है, इसको ऐड कर दें
सॉल्व कर ले। एल स्क्वायर ऊपर कॉमन, तो एल तो पहले से बाहर आ गया। इसका एलसीएम कितना बेटा जी 12, 4 को से 3, तो 3 + 1 4, तो 4 बाई ये 1/3, 1/√3, L/√3, ये इसका सही आंसर है। पर किस रूप में, कहां से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछे कि यहां से दूरी कितनी है तो आप ये निकालेंगे, यहां से मोस्टली दूरी आपसे ये पूछते हैं। तो सेंट्रोमास की डिस्टेंस जो है ना, सेंट्रोमास की जो दूरी है ओ से ये दूरी, ये आपको मालूम हो चुकी है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से अपने को प्रश्न है वो करने हैं। यदि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से करना है तो फिर देखो कैसे करना था, उसको भी आप समझ लें। जैसे 1 2 3 मेरे पास है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि आरसीएम जो है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से m1 r1 प्लस कौन सा बेटा जी m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसमें ये तो है ना कि r1 r2 r3 अपन कैसे निकालेंगे, मास तो पता लग गए, वो तो सब कैसे, m1 = mb है, m2 भी m, m3 भी कैसा m है। बस ये दूरी आपको फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ये थोड़े से क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं, यहाँ कंपोनेंट वगैरह आपको करने पड़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका x कितना हो गया L/2, भाई सब 0 है, z भी कितना 0 है, तो r1 तो हमारे पास है L/2 i प्लस 0 j प्लस 0 k। अब रहा दूसरा इस वाले का, तो ये कोऑर्डिनेट कितना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्टेंस पूरी कितनी L है, ये L/2 है। आप घटक अभी कर रहे थे L/2, ये L/2, तो अब कुल डिस्टेंस हमारे पास L थी, घटक करोगे उसमें से माइनस करोगे तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, बहुत मुश्किल, यानी इसमें समय आपका ज़्यादा खराब होने वाला है और नीट में आप अधिक समय कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको बहुत फास्टली आंसर देने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी तरह के। तो अगला एग्जाम्पल देखो। अच्छा, उन एग्जाम्पल से पहले एक छोटा टॉपिक पहले पढ़ते हैं, और वो टॉपिक है बेटे जी द्रव्यमान वितरण, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की देखते हो वस्तुएं, जैसे कोई छड़ है, कोई वलय है, कोई प्लेट है, कोई परत होती है, पटल जिसको अपन कहते हैं लेमिना, या कोई ठोस गोला है, घन है, घनाभ है, या कोई अनियमित आकृति। तो दैनिक जीवन में जो सामान्य आकृतियां होती हैं नियमित प्रकार की, उनमें द्रव्यमान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम लेते हैं बेटा 3 प्रकार से। द्रव्यमान का वितरण होता है 3 प्रकार से। पहला होता है रेखीय द्रव्यमान वितरण, दूसरा बेटा जी है पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण, और तीसरा होता है आयतनीय द्रव्यमान वितरण। फर्स्ट क्या है, यदि किसी वस्तु में वस्तु का द्रव्यमान उसकी लंबाई पर वितरित हो तो उसे हम कहते हैं रेखीय द्रव्यमान वितरण, यानी लंबाई के अनुदिश द्रव्यमान वितरण, लंबाई के अनुदिश।
दूसरा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण। इसका मतलब हुआ पृष्ठीय सतह पर द्रव्यमान वितरण। तीसरा बेटा जी है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके आयतन में वितरित हो, आयतन में वितरित हो तो उसे हम लोग आयतनीय द्रव्यमान वितरण कहते हैं। यहां तीन तरह की अपन डेंसिटी और लेते हैं। एक बेटा होती है रेखीय द्रव्यमान घनत्व, दूसरा हम लोग यहां पे लेने वाले हैं पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, और तीसरा है बेटे जी आयतनीय द्रव्यमान घनत्व। इनके सिंबल भी हम लेंगे, और ये जो चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो तो आने वाले हर टॉपिक में काम आने वाली हैं। इसको अपन कहते हैं लैम्डा, इसका संकेत है सिग्मा, और इसका संकेत है बेटा जी रो, RHO, रो। लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो लैम्डा होता है बेटा वैसे एकांक लंबाई का द्रव्यमान, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान कहां पे, लंबाई पर है। एकांक द्रव्यमान के एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा कहलाता है। इसका मतलब लैम्डा वैसे है क्या, लैम्डा है बेटा जी मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। अब मास बड़े रूप में है या छोटे रूप में है उस हिसाब से सेगमेंट के रूप में अपन लें तो अलग होगा। मान लो कुल द्रव्यमान के रूप में ले तो मान लो m वस्तु कुल द्रव्यमान है, लंबाई उसकी l है, या छोटे रूप में है तो dm/dl, सेगमेंट के रूप में अपन करें तब की बात। लैम्डा आपको दे रखा हो कुल मास, ये कैपिटल M है वस्तु कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान अगर आपको फाइंड करना हो तो लैम्डा इंटू आप l कर सकते हो। कोई अल्पांश आप लेते हो, उस अल्पांश के बारे में कहते हो तो अल्पांश का मास है dm, वो कितना है लैम्डा इंटू dl भी कर सकते हो। ये हमारे प्रश्नों में काम की चीज है। यदि बात करता हूं इसके मैं यूनिट की, तो यूनिट वैसे क्या है, देखो मास अपॉन लेंथ है। मास एक मूलभूत राशि है जिसका द्रव्यमान अपन पढ़ते हैं कौन सा, केजी। तो इसका यूनिट जो है वो मैं SI सिस्टम में और सीजीएस बताता हूं, तो SI सिस्टम में इसका यूनिट बेटा जी हो गया केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। और इसका सीजीएस सिस्टम में अपन देखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा यूनिट। ओके, ठीक इसी प्रकार से बस इसी को उसमें कन्वर्ट करना है, बस ये लंबाई के लिए, वो क्षेत्रफल के लिए और वो आयतन के लिए। तो यहां इसको हम कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान मान लो, या पर एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा हमारे पास वापिस मास अपॉन बेटा क्या हुआ, एरिया। सेगमेंट के रूप में लिखना हो तो वापिस dm/d एरिया, dA। एरिया को मैं कैपिटल A के रूप में यहां पे काम में ले रहा हूं। यदि गणना करनी हो तो कुल द्रव्यमान आपको निकालना हो तो कुल द्रव्यमान का मान हमारे पास हो जाएगा बेटा जी सिग्मा इंटू A, और अगर छोटा सेगमेंट है उसका मास निकालना हो तो सिग्मा इंटू dA। यहां पे इसका आपको निकालना हो यूनिट किसका, सिग्मा का, मास अपॉन एरिया है। तो मास का तो केजी, एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। तो यहां पर भी आप इसको SI में लेना हो, सीजीएस में लेना हो तो कर सकते हो। SI सिस्टम इसका मात्रा कितना हो बेटा जी, केजी पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में लिखना हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके हो गए यूनिट। आयतन वाला वो ऐसे कैसे ही, एकांक आयतन, एकांक आयतन के द्रव्यमान को रो यानी पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। तो इसको भी अगर फाइंड करना हो तो रो बराबर कितना बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम, या मैं अगर दूं सेगमेंट के रूप में तो dm अपॉन कितना, dv। गणना करनी हो कुल द्रव्यमान की तो रो इंटू वॉल्यूम हो गया, या सेगमेंट का मास निकालना हो तो रो इंटू कितना, dv हो गया। अगर आपको इसमें यूनिट निकालनी हो बेटा जी किसकी, रो की, मास अपॉन वॉल्यूम है,
वापिस वो ऐसे के वैसे कर दो। SI में या CGS में, SI में क्या लिखने वाले हो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का kg, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। CGS में लिखना हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने ध्यान देना है। अब इन सब में देखो हमें यहां पे जो काम में लेना है वो इतना सा है कि अगर मान लो लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा के कांस्टेंट होने पर ध्यान दें आप, यदि लेमडा बेटा जी नियत है तो लेमडा के नियत होने पर यहां मास लंबाई के समानुपाती है। दूसरे वाले में यहां सिग्मा अगर नियत है, सिग्मा के नियत होने बेटे जी मास यहां पे एरिया के समानुपाती हो जाएगा। और इस वाले में अगर रो कांस्टेंट है, एक समान आयतन घनत्व दे रखा हो कहीं पर भी, रो अगर कांस्टेंट है तो मास है वो कैसा, वॉल्यूम के समानुपाती है। अब इस रूप में आने के पश्चात, इस रूप में आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बदल रहा हूं और वो ऐसे कर रहा हूं, m डेस अपॉन m इज इक्वल टू बेटा l डेस अपॉन l। यहां पे भी आप कर सकते हो m डेस अपॉन m इज इक्वल टू कौन सा, a डेस अपॉन a। ये a आपको दिया होगा, उसका मास m है और कोई अज्ञात द्रव्यमान ज्ञात करना, उसका इधर रखा हो a डेस, तो उसका m डेस आप निकाल सकते हो। इस वाले में आप निकालना हो तो m डेस अपॉन m बराबर क्या कर दोगे, वॉल्यूम v डेस अपॉन v। v वॉल्यूम का मास m है तो v डेस का कितना होगा, v डेस किसी रूप में आपको दिया होगा, वो अपने को सॉल्व करना होगा। बात सही है। इन चीज़ों को हमें अभी खूब सारा उपयोग में लेना है, तो इसको एक बार फिर देख लें। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, तो मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये तो पहले एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लें। अब मैं इनके एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एक एग्जाम्पल सिंपल, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखें। जैसे इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, द्रव्यमान लंबाई पे हो तो लेमडा है, सरफेस पे हो तो सिग्मा है, और वस्तु के आयतन के भीतर हो तो कौन सा, रो। जैसे मान लो ये कोई छड़ है, छड़ की बात नहीं करता हूं, मान लो लंबाई का मतलब लंबाई कैसी भी हो, ये एक रिंग है, वलय है, और मैं कहता हूं कि इसकी रेडियस है मान लो कैपिटल R रेडियस है। आपको बोला कि इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, एक R त्रिज्या की वलय का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो आपसे पूछो इसका लेमडा कितना, लेमडा होता है क्या, टोटल मास कितना कैपिटल M अपॉन जितनी लंबाई पे द्रव्यमान है। द्रव्यमान कहां, इसकी पूरी लंबाई पे है, तो R त्रिज्या होने पे इसकी लंबाई कितनी हुई, 2πr, बस लेमडा आ गया। दूसरा देखो, यदि यहां पे कोई चकती होती है, तो इसका ले रहा हूं चकती, बहुत पतली चकती, मान लो आपको बोला चकती का रेडियस R है, तो इस वाले में आप सिग्मा ज्ञात करेंगे। सिग्मा क्या होगा, सरफेस अपॉन एरिया, सॉरी मास अपॉन एरिया। मास कितना है इसका, मान लो दे दिया आपने कैपिटल M, तो एरिया ऊपर वाला वो भी कितना, πr²। बात अलग आई ना। यहां एग्जांपल ले लो एक, मान लो कोई ठोस गोला है, एक ठोस गोला जिसका R रेडियस है, मास कैपिटल M है, पूछा इसका रो कितना है, रो है मास अपॉन इसका वॉल्यूम कितना, 4/3πr³ है। रो कांस्टेंट होने पे अब देखो मास परपोर्शनल कितना हुआ, 4/3πr³, तो मास यहां पे r³ के परपोर्शनल है। बात समझ रहे हो क्या। मान लो कोई क्यूब दे दिया अपने को, एक क्यूब है, उसकी साइड दे दी अपने को a, बोला कि इसका मास कैपिटल M है, इसका पूछा रो कितना है, तो इसका मास अपॉन वॉल्यूम, तो घन का आयतन कितना होता है, a⁴, तो मास अपॉन a⁴ आ जाएगा। यहां तक आप अच्छे से नोट कर लें चीजों को, इनको फिर अपन क्वेश्चंस में काम में लेने वाले हैं। हटा दो, मास लंबाई पे हो तो लेमडा, सरफेस पे हो तो सिग्मा, आयतन में हो तो रो। लेमडा कितना, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना हो तो यहाँ समानुपाती किसके, लंबाई की, यहाँ एरिया की और वहाँ आयतन के। तो इस लेक्चर का अपन लास्ट एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बाकी पोर्शन अपन बाद में पढ़ेंगे बेटे जी। तो क्वेश्चन हमारा है कि ये कोई एक छड़ है, और इस छड़ की संपूर्ण
लंबाई कैपिटल L, इसका आधा भाग L/2, ये बोला गया है कि इसकी डेंसिटी है ρ1, शेष जो आधा भाग है जिसकी लंबाई L/2 है इसका डेंसिटी है ρ2। तब आपसे पूछेंगे कि यहाँ से अथवा यहाँ से, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ A, इस पॉइंट को मैं B कह रहा हूँ, इसको मैं C कह रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कि A से इस सिस्टम के सेंट्रोमास, A से सेंट्रोमास की दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न हो सकता है, या पूछ सकता है आपसे जो इसका सेकंड पार्ट कह सकता है B से सेंट्रोमास की दूरी या इसके सेंट्रोमास के निर्देशांक ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज यहां समझो पहले कि जो अपने को यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में ये दो छड़ें हैं। अब छड़ें अगर लिखी है ना ऐसे, तो यहां पे रो के रूप में कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले पढ़ाया अभी आपको कि लैम्डा, सिग्मा और रो, लंबाई के लिए लैम्डा, सरफेस के लिए कौन सा आपका सिग्मा और आयतन के लिए कौन सा रो। पर यहां पे तो द्रव्यमान कहां पे, लंबाई पर है, तो लंबाई पे है, तो इस रो को वैसे आप क्या मानेंगे, अब किस रूप में मानेंगे, ये लैम्डा का काम करेगा। इसलिए क्वेश्चनों में हो सकता है कि लैम्डा के स्थान पे कोई और सिंबल दे दिया, तो लंबाई पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये लैम्डा के रूप में काम कर रहा है बेटा जी, और ये किस रूप में काम करेगा, ये λ2 के रूप में काम करेगा। समझे ना। अब देखो ये जो पहला भाग है इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग प्रकार का है, और शेष जो अगला भाग है इसका मास का है डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग प्रकार का है। मैं अब एज्यूम कर लेता हूं कि इस वाले भाग का मास m1 है और इस वाले भाग का मास बेटा जी कितना है m2, क्योंकि लैम्डा बराबर नहीं, अलग अलग है, इसलिए मास भी कैसे आएंगे, अलग लगाएंगे। अच्छा, अभी हमने सिखाया था आपको कि मास अब है कितना, वो है लैम्डा इंटू लेंथ। तो लैम्डा तो इसकी कितनी है, ρ1 है ना, तो इसका मास कितना हुआ, वो ρ1 इंटू L/2, और इसका मास कितना हो गया, ये है ρ2 इंटू L/2। क्या बात समझ में आई क्या। यहां मास आपको दिए नहीं है, आपको फाइंड करने पड़ेंगे खुद से। फिर देखो ये संपूर्ण छड़, तो यहां मास का वितरण अलग प्रकार का है, यहां अलग प्रकार का है, तो इस पूरी छड़ में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है, परंतु पहले टुकड़े का मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, इसका अपना खुद का एक समान है। तो यहां अब इसमें अपन ये मान सकते हैं कि इस AB भाग का लंबाई L/2 है, तो इसका सेंट्रोमास यानी यहां पे आप m1 मान सकते हो, और ऐसे में ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी L/2 होने पे ठीक बीच में है, तो L/4, ये भी कितनी L/4। इसी प्रकार से इन दोनों के ठीक B और C भाग का भी सेंट्रोमास यहाँ है, ये इसका सेंट्रोमास, और यहाँ पे आप इस m2 को एज्यूम कर सकते हो, लंबाई पूरी इसकी L/2 है, तो इसकी डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की या यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी आएंगी, ये वापस L/4, L/2 का आधा होगा। अब देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे यहां तो मान लो पॉइंट आपका A था, अगर A से पूछे ना तो ये मास m1 है, ये मास कौन सा आपका m2 है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी L/2 है, और देखो ये पूरी L/2 प्लस L/4 एक तरह से, तो m2 मास है वो कितना दूरी हो गया, वो 3L/4 पे हो गया। अब ओनली इस क्वेश्चन को आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है, तो RCM आपको निकालना है। वैसे पता है कि सेंट्रो मास कहीं इनके बीच में होगा, तो RCM जो था m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है। बोलो साहब m1 का मान कितना है, m1 है ρ1 इंटू L/2 इंटू r1 देखो यहाँ L/2 i कैप, ओनली x एक्स है ना, तो L/2 i कैप प्लस दूसरे भाग का मास ρ2 L/2 इंटू उसका कोऑर्डिनेट आप देखो वह है 3L/4, इसको लिखा आपने 3/4 L, ये भी i कैप
अपॉन मास का हम करें सम, दोनों मासेज को जोड़ दो तो उसमें L/2 तो आ रहा है कॉमन, तो शेष आया ρ1 प्लस ρ2, सही ना। अब कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, इसको सॉल्व कर दो, जोड़ दो, आंसर आप निकाल लो। तो ऊपर वाले में जैसे L/2, ऊपर L/2 कॉमन लोगे आप, ध्यान दो, L/2 अगर कॉमन लेते हैं तो इस L/2 से ये L/2 कॉमन लेने के बाद इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बचा है, नीचे तो पता लग गया, ऊपर हमारे पास है, फिर देखो यहाँ में L/2 है, यहाँ 3L/4, तो अगर मैं पहले L कॉमन लेता हूँ, ऊपर L कॉमन लेने पर शेष हमारे पास रहा यहाँ तो ρ1/2 और उधर रहा 3 ρ2/4 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। अब इसको एलसीएम लेकर के जो आपका डिजायरेबल आंसर है वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो बेटे जी आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आगे पोर्शन अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय CLC।